हमने जगह जगह पर बात की थी एग्रीगेट टर्नओवर की। तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन लिवाई में जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? यहां पर लिखा है कि इसके अंदर सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई फॉलिंग इन द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। हम इसके अंदर क्या करेंगे? सभी आउटवर्ड सप्लाई का सम करेंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, चाहे वो एक्सपोर्ट गुड सर्विस और बोथ हो, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आने वाला है? द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय सब पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्योंकि एक तरीके से जब रिवर्स चार्ज बेसिस पर आप टैक्स दे रहे हैं तो जो टैक्स दे रहे हैं वो केवल और केवल टैक्स देने का काम है, वो सेल थोड़ी ना है, वो तो परचेजेस हो गई। तो परचेजेस के ऊपर हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए उस पर नहीं आएगा। और टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी लॉ, और अगर वो इंक्लूडिंग टैक्सेस अमाउंट है तो उसमें टैक्सेस को हटाना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोगों को रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो इनवर्ट सप्लाई होगी वो नहीं लेना है और जीएसटी की अमाउंट को नहीं लेना है। It is computed on all India basis for a person having same permanent account number. तो आपको ये नहीं देखना है कि केवल इस पर्टिकुलर ऑफिस या इस जगह का देखना है, अगर सेम पेन है तो पूरे इंडिया का देखना है। Further explanation 1 to the section 10 clarify that for the purpose of computing aggregate turnover of a registered person for determining his eligibility to pay tax under this section, aggregate turnover includes value of supply from 1st April of a financial year up to the date of his become liable for registration and exclude value of exempt supply or service provided by way of extending deposits, loans, or advances insofar as consideration is represented by way of interest or discount. ये हर जगह पॉइंट आ रहा है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि हम लोग क्या नहीं लेंगे। तो यहां पर हम लोग वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं लेंगे अगर वो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ चारों टाइप की हमारी आइटम आने वाली है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ, इंटर स्टेट सप्लाईज। On combined reading of the aforesaid provision, the method of computing the aggregate turnover for the purpose of determining the eligibility of registered person for composition scheme for both goods and services can be depicted in diagram as follows। तो हम डायग्राम के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं? जब हमें लिमिट तीन टाइप की यूज हो रही है यहाँ, 1.5 करोड़, 75 लाख एंड 50 लाख। इंक्लूजन्स इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। तो हम लोग क्या इंक्लूड करने वाले हैं? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज वेदर इट इज टैक्सेबल, exempt, export and interstate supply। तो यहां पर नोट है एक इससे रिलेटेड, the value of export and interstate supply are relevant only while determining the aggregate turnover of the preceding financial year. These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year in which composition supplier has opted for composition levy, as he is not permitted to make interstate supply and export in the said financial year। क्योंकि कंडीशन है कि आप कंपोजिशन स्कीम तभी ले सकते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ना बेचते हो। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकते तो आप एक्सपोर्ट थोड़ी ना कर सकते हो। तो ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच सकते हो। तो इस वजह से आपकी ये तो इस साल तो होने का मतलब ही नहीं है।
पिछले साल की सप्लाई के बिहाफ पर ही आपको कंपोजिशन मिलेगी इस साल। तो पिछले साल की सप्लाई में आप लोग लेना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट भी और इंटरेस्टेड सप्लाई भी। ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, क्या एक्सक्लूड करना है हमें? जीएसटी एक्सक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई करना है, और वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई और सर्विसेज by way of extending deposit loan advances so far consideration is represented by the interest or discount. These also include value of supply made by registered person from 1st April to financial up to the date when he becomes liable for registration under this act. ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा जो सप्लाईज है उसके अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है। रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन लिवाई, तो ये हमने देखा था रेट ऑफ टैक्स क्या आने वाला है। तो रेट ऑफ टैक्स इन कंपोजिशन, ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लिवाई फॉर गुड्स shall be calculated at the prescribed rate during the current financial year in lieu of the tax payable by under regular scheme। अगर वो मैन्युफैक्चरर है other than manufacturer of notified goods, that is आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको वगैरह, ये सब हमें अलग अलग चीजें बता रखी हैं। तो अगर इन सब चीजों के अलावा कोई और मैन्युफैक्चरर है तो उसका रेट ऑफ टैक्स होगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 0.5% मिलाकर 1% हो जाएगा। इफेक्टिव रेट 1% हो जाएगा क्योंकि हाफ सीजीएसटी होगा और हाफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी होगा। इसके बाद है सप्लायर मेकिंग सप्लाई रिफर टू इन क्लोज बी और पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल सेकेंड refer to as restaurant service in discussion under this chapter। तो अगर हमने रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम ली है तो वहां पर 5% रेट होता है, 2.5। एनी अदर सप्लाई फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10 तो वहां पर 0.5% है। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, student may note that the aggregate turnover of the preceding financial year is relevant for the purpose of determining eligibility to avail composition scheme, but the tax has to be paid in accordance with the applicable rate on the turnover in a state। The concept of turnover composition has been explained subsequent। ये कह रहे हैं कि पिछले साल का हम जो निकाल रहे हैं वो तो पिछले साल का तो नॉर्मल रेट से चलेगा, इस साल का आपका जो है वो कंपोजिशन के हिसाब से चलेगा। टैक्स पेयर है तोलाराम, वो मैन्युफैक्चरर है और उसने कंपोजिशन लिवाई लिया है। ठीक है, हैविंग वन यूनिट A1 इन यूपी एंड अनदर यूनिट A2 इन एमपी। तो अगर सेम पेन है तो दोनों ऐड होंगे। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 115 lakhs, दोनों का मिलाकर 115 लाख था। तो हमारा जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपए का है ना। टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 A2 in the first quarter of current year is 5 plus 10 respectively। Compute the amount payable under composition levy। तो कंपोजिशन लिवाई में क्या रहेगा कि जो पिछले साल का था टोटल 115 लाख था, तो ठीक है लिमिट में आ रहा है, कंपोजिशन में है, और इस साल 1.5 करोड़ तक ये 1% के हिसाब से टैक्स दे देंगे, उसके ऊपर तो नहीं दे पाएंगे, तो उसके ऊपर अलाउ नहीं है, उसके बाद नॉर्मल में जाना पड़ेगा ने। तो 1% के हिसाब से 5 लाख पर 5,000 और 10 लाख पे 10,000, टोटल 15 लाख पे 15,000 का इन्हें टैक्स देना पड़ेगा कंपोजिशन। कोई डाउट है इसमें? सेकेंड इलस्ट्रेशन है टैक्स पेयर भोला राम है, एक ट्रेडर है और उसने भी कंपोजिशन के लिए बोला है। बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन।
तो वो एक ट्रेडर है. इट हैज वन रिटेल शोरूम A1 इन पंजाब और एक है A2 इन राजस्थान. दोनों में ही टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स की पेमेंट होती है, सप्लाई होती है. Total turnover including taxable and exempted goods of the two showroom in the last financial year was 115 lakhs. तो बिल्कुल लिमिट के अंदर आ रहे हैं. और इस साल जो इनकी सेल हुई है फर्स्ट क्वार्टर में A1 में 15 लाख की हुई है, 5 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है. देखिए जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो तो एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे, बस उसको पिछले साल हम एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करते हैं टू फाइंड आउट द रजिस्ट्रेशन कंडीशंस, वो है या नहीं. अदरवाइज जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है उस पर टैक्स तो लगेगा ही नहीं, इस साल भी नहीं लगेगा, कंपोजिशन में भी नहीं लगेगा. तो इनका टैक्सेबल गुड्स 5 लाख है, तो 5 लाख पे टैक्स लगेगा इस साल. और A2 में 10 लाख है, तो 10 लाख पे लगेगा 1% लग जाए. ठीक है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में टोटल लेंगे, एग्जेम्प्टेड भी और टैक्सेबल भी. रेट्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन लिवाई फॉर सर्विसेज. अगर हम सर्विसेज की बात करें तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने कंपोजिशन लिया है सर्विस के लिए, तो उसका 6% का टैक्स रेट आएगा, 3+3 है ना. अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2A में उसको कराना होगा और उस पर उसे 6% के हिसाब से देना पड़ेगा. एक टैक्स पेयर है पद्मावती और सैलून है उनका, और उसने कंपोजिशन के लिए बोला. एक ब्रांच बसंत कुंज में है, दूसरा गुड़गांव में है. टोटल टर्नओवर इनकी 45 लाख है, तो यहाँ पर हमें 50 लाख की लिमिट है, याद रखिएगा. टर्नओवर B1 और B2 की फर्स्ट क्वार्टर में करंट ईयर में 15 लाख है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट हो रहा है, 50 लाख तक होना चाहिए लास्ट ईयर का. तो इस साल ये इनका 15 है, तो 6% के हिसाब से इन्हें GST देना पड़ेगा. कोई डाउट इसमें? टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर कंपोजिशन लिवाई. तो एज पर द सेक्शन 2112 टर्नओवर जो होगा मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई. हम बता रहे हैं टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, टर्नओवर टर्नओवर मतलब जिसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई को तो हमें हटाना ही पड़ेगा. एग्जेम्प्ट सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल. एक्सपोर्ट वगैरह वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट होगा तो वो एलिजिबल ही नहीं होंगे इसके लिए, है ना. Further explanation to says determine the tax payable by person. The expression turnover shall not include the following supply from 1st of the April when such become liable for the and exempt supply. On combining reading we method हम क्या करें, देखिए while computing the turnover to pay tax on composition levy, तो क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा. सारे टैक्सेबल सप्लाई हमारे आ जाएंगे. एक्सक्लूड क्या होगा, GST होगा, इनवर्ड सप्लाई होगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट. वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट वगैरह ये नहीं होगा. तो यहाँ लिखा है कि विद इन द सेम स्टेट लेना है, क्योंकि बाहर तो ये दे ही नहीं पाएगा, है ना. लेकिन लिखा व्हाइल कंप्यूटिंग टर्नओवर इन ए स्टेट other than manufacturer and restaurant service eligible for composition, the exempt supply will not be taken into consideration. तो यहाँ लिखा है कि while computing turnover in a state other than manufacturer and restaurant services provider eligible for composition for goods, the exempt supply will not be taken into consideration. तो ये कह रखा है कि जो हमने exempt supply लेनी है वो हमने किसके लिए नहीं लेनी और किसके लिए लेनी है. देखिए यहाँ पर लिखा है exempt supply of service provided by way of extending deposit loans consideration. ये हमारा बार बार आ रहा है ना. तो इसको बस अभी ध्यान रखिए कि इस पॉइंट को याद रखिए कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा, अदरवाइज हमें कोई टेंशन नहीं है ना. तो ये जो
बार बार आ रहा है एग्जाम सप्लाई वाला, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट वगैरह, ये अभी हमारा बहुत डिटेल में आएगा, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आएंगे, तो जब सही समय आएगा हम इसे पढ़ लेंगे। ये फोटोग्राफर है चंपक, और उसने फोटोग्राफी सर्विस शुरू करी है अप्रैल में इस साल, और उसकी जो टर्नओवर है टिल दिसंबर हमें बता रखी है 20 लाख, 30 लाख और 20 लाख। तो ये 3 क्वार्टर है। In the given case, since Champak has started supply of service in the current financial year, his aggregate turnover in the preceding financial year is nil. पिछले साल तो है नहीं. Consequently, the current financial year he is eligible for composition. For services, he become eligible for the registration when his aggregate turnover exceed 20 lakh. क्या होता है कि अभी हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी टर्नओवर होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो इसलिए उस टर्नओवर के मीनिंग में एग्जाम सप्लाई को भी ले लिया जाता है। बता, हमें टैक्सेबल सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो टर्नओवर की बात हो रही है। तो टर्नओवर अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं और आप एग्जाम सप्लाई भी करते हैं तो टर्नओवर के लिए दोनों को जोड़ा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी केवल और केवल एग्जाम सप्लाई करते हैं फिर नहीं। अगर टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाई करते हैं तो दोनों को जोड़ा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख की लिमिट है, कुछ जगह 10 लाख की भी है, जो स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं वहां पर 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, तो उसके लिए टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए। तो जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जैसे उसकी पहले क्वार्टर में 20 लाख की सेल हो गई, टर्नओवर हो गई, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में, तो उसने कंपोजिशन करा। फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर ऑफ द स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन, तो उसकी 20 लाख थी, है ना। तो कंपोजिशन टर्नओवर शैल बी एक्सक्लूडेड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस हैज टू बी एक्सक्लूडिंग फॉर द पर्पस। तो ये लिखा है कि 20 लाख रुपए की तक की सेल को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब तक तो हम कहते हैं कि एलिजिबल ही नहीं है कोई, है ना। अब अगले 30 लाख की बात कर, क्योंकि देखिए वो सेल हो चुकी, अब वो सेल हो गई तो अब सेल वगैरह सब हो गई, उसका टैक्स कहां से भरेगा वो कोई इंसान, है ना। तो जब पहली बार कोई एलिजिबल हो रहा होता है तो जो लिमिट है वहां तक की लिमिट की सेल को हम नहीं लेते, बाद की सेल को ले लेते हैं। तो अगले क्वार्टर में सेल इसने करी है 30 लाख, तो जो नेक्स्ट 30 लाख है जुलाई से सितंबर, तो वहां पर ये जो काम कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये फोटोग्राफी है, तो 6% का टैक्स लग गया, तो इन्होंने 90 हजार रुपए 30 लाख पर 6%, 1,80,000 रुपए दे दिए। अब जब सितंबर एंड हुआ तो इनकी सेल 50 लाख हो गई, 50 लाख से ऊपर तो आप कंपोजिशन में जा नहीं सकते, तो आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। तो बाय द एंड ऑफ सितंबर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो गई, तो कॉन्सिक्वेंटली उसका जो ऑप्शन था वो लैप्स हो गया, और उसको अब इसके बाद में एक नॉर्मल टैक्स रेट देना पड़ेगा विच इज 18%। दस द टैक्स बिल फॉर अक्टूबर टू दिसंबर, जो उसकी सेल 20 लाख है उसके ऊपर इसका 18% के हिसाब से टैक्स देना पड़ा। तो जो पहला था क्वार्टर वो फ्री हो गया, अगला क्वार्टर में केवल 6% हुआ, उसके बाद उसका नॉर्मल टैक्स रेट 3,60,000 आ गया। ठीक है, इसमें कोई टेंशन पिछले एग्जाम्पल वो लास्ट में 18% बोलेंगे तो नॉर्मल रेट है, हमने बात करी है ना, सब चीजों का अलग अलग रेट है, पूरा लिस्ट है, और जहां कोई आपको नहीं बता रखा तो फिलहाल आप 18% मान लो। वैसे इसका 18 ही होगा क्योंकि जनरली 18% होता है। हम सारे के सारे रेट याद नहीं रख सकते हैं, हजारों लाखों चीजों पर अलग अलग पे अलग अलग रेट, तो जो इन्होंने बोला तो ये याद नहीं रखना, अगर ये होगा तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि उसका नॉर्मल टैक्स रेट 18 है, नहीं तो हमने बाय डिफॉल्ट 18 ही मानना है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में कौन से लोग नहीं आएंगे, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम।
तो पर्सन, registered person who is not eligible for composition scheme for goods, supplier engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax। मान लिया आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो एग्जाम सप्लाई है या नॉट टैक्सेबल सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं, फिर आप कंपोजिशन में क्यों आएंगे। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो वो अलाउ नहीं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पर्सन सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो भी अलाउ नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, अलग अलग चीजें हैं, ये भी अलाउ नहीं है। सप्लायर हु इज ईदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी अलाउ नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बताया था मैंने, 14 दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ही आप एलिजिबल ही हो जाते हैं। और सप्लायर ऑफ सर्विस सीवेज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन रिफर डिस्क्राइब बिलो डायग्राम। तो अब है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन फॉर सर्विसेज, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स, इंटर स्टेट सर्विसेज आप देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सप्लायर ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, उन्हें अलाउ नहीं है। और कैजुअल तो वही बातें लिखी हुई है लगभग कि आपको कौन कौन अलाउ नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप सप्लाई बाहर किसी को नहीं कर सकते, आपको सप्लाई लेने को मना नहीं है, और आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। A person engaged in marginal supply of service other than restaurant services also eligible for composition levy for goods. Fundamentally, the composition scheme for goods can be availed in respect of goods and only one service, namely restaurant services. However, there are cases where a manufacturer trader is also engaged in supply of service other than restaurant service, though the percentage of such supply of service is very small as compared to supply of goods। हमने बात करी थी 10% तक हो सकता है। तो there may also be cases where restaurant service provider is also engaged in supply small percentage of other services with a view to enable such, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सब आ चुका है। with a view to enable such taxpayer to avail the benefit of composition scheme, तो इन्होंने परमिट किया थोड़ा सा आप सर्विसेज दे सकते हैं other than restaurant services not supplying alcoholic liquor for human consumption। अल्कोहलिक रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा वाली सर्विसेज की लिमिट है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज में तो लिमिट आपकी टेंशन की बात ही नहीं है। For a specified value along with supply of goods and services, the specified value is not exceeding 10% of turnover or 5 lakh whichever is higher। तो दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो अमाउंट आपकी अलाउ है, 10% of 5 lakh। Thus, it can be inferred that where the turnover of a registered person opting for composition scheme is up to 50 lakh in any previous financial year, he can supply service other than restaurant service up to 5 lakh। Further, where the turnover registered person opting for composition scheme is more than 50 lakh and up to 1.5 crore, suppose 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपए हो गया, तो 10 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है। Ram Sevak is engaged in supply of goods. His turnover in preceding financial year is 60 lakh. Since his aggregate turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for composition scheme. Further, in current financial year, he can supply service other than restaurant service up to a value of not exceeding 10% of 60 lakh, that is 6 lakh or 5 lakh, whichever is higher. Thus, he can supply service up to 6 lakh. If the value supply exceeds 6 lakh, he become ineligible for composition scheme for goods and has to opt out of the same।
Interest income to be excluded for determining the value of turnover in a state or union territory. Generally, business tend to save and invest money in the form of deposit, loan and advances. However, this way they get engaged in supply or service by way of extending deposit, loan or advances, a service other than restaurant service, and where the income from such service cause the value of service supplied to exceed the value of inferred in second proviso 10% or 5 lakh, said business would have become ineligible for composition scheme for goods and one has to be opt out. This can cause a lot of hardship to the small business. ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमने पैसा थोड़ा सा आया, हमने कहीं जमा करा दिया, बैंक में एफडी वगैरह करा दी, वहां से इंटरेस्ट मिला, तो ये कह रखा है कि वो आप एक तरीके से सर्विस बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो दिक्कत कर रहा था। तो इसके लिए लिखा इन व्यू ऑफ द अबव एन एक्सप्लेनेशन is inserted after second proviso to section 10 subsection 1 to clarify that for purpose of second proviso to section 10 subsection 1 the value of supply of exempt supply by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in state or territory. देखिए क्या होता है कि यहाँ साफ साफ बता रखा है आपको कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। क्या होता है, कई बार आपने किसी को माल बेचा और माल बेचने पे उसने कहा मैं कुछ लेट पेमेंट करूंगा या कुछ एक महीने के बाद पेमेंट हो रहा है, आपने कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगाया, तो वो भी तो सप्लाई की कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या रखा है कि उसको हम नहीं लेंगे। अंडर सेकेंड प्रोविजो ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विस other than restaurant service not exceeding, thus while computing value of services as referred to proviso, interest on loan deposit will not be taken into account. The provision related to composition levy discussed hereafter are applicable to both composition for goods as well as of services. तो कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन, पर्सन ऑप्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, वो वही वाली सारी बातचीत हो गई, कैजुअल नहीं होना चाहिए और वो रिवर्स चार्ज वाला इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं लेंगे, उसे मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम, उसे बिल पर भी लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा he shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business at every additional place, तो उसे अपने business place पे भी लिखना पड़ेगा। Further, where the goods held in stock by him are liable to be taxed under reverse charge, the tax thereon has been paid अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर उसके पास कुछ माल है, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज के हिसाब से आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द दिस कंडीशन अप्लाइज इन केस वेयर ए बिल्डर प्रमोटर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम हैज अ स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। मान लिया आपके पास कुछ माल रखा है, उस पर आपको रिवर्स चार्ज के हिसाब से देना है और आपने कंपोजिशन में आ गए, तो जो पहले से रखा है उस पर तो आपको रिवर्स चार्ज के हिसाब से ही देना पड़ेगा, जो उसका रेट है। जैसे बिल्डर प्रोमोटर है, must purchase at least 80% of input and input services used in supplying the service from registered person. In case of shortfall, he is required to pay tax under reverse charge on all such inward supply to the extent short of 80%। तो वहां पर कंडीशन है कि 80% उसे अपने खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदना पड़ेगा।
और अगर नहीं है तो इन केस शॉर्टफॉल होगा तो उसे रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो भी शॉर्ट पड़ रहा है 80% के मुकाबले उस पर रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। वेयर सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तो भी उसे रिवर्स चार्ज के हिसाब से देना पड़ेगा। जीएसटी कैपिटल गुड्स है प्रमोटर पर तो रिवर्स चार्ज पर देना पड़ेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिखा है कि अगर ऐसा कुछ माल उसके पास है जो रिवर्स चार्ज के हिसाब से है तो वो उसी हिसाब से चलेगा, उसमें कंपोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। In addition to the above condition, a registered person opting for composition scheme for goods must not be engaged in the manufacture of goods or notified during the previous financial year. वो goods क्या क्या हैं, ये टैरिफ के वो कोड वगैरह है, इसका हमें कुछ करना नहीं है, याद नहीं रखना है। आइसक्रीम है और एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, तो आइसक्रीम है, पान मसाला है, इस पर आप कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर, टोबैको सब्सिट्यूट सिगार वगैरह हो गया, और आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब हो गई, है ना। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ये नए ऐड हुए हैं इसमें, तो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, जो बोल्ड लेटर से हैं तो नए आए। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलीसियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये बातें याद रखनी है, अगर ये होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, intimation by person applying for registration, any person who is not registered and apply for registration, तो उसके पास ऑप्शन है कंपोजिशन में आने का, है ना। तो द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज ए इंटीमेशन टू पे कंपोजिशन, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसमें फॉर्म में उसमें वो बता देगा कि भैया मैं कंपोजिशन में जा रहा हूँ। ठीक है, जिस जगह का वो फॉर्म भरेगा जो पार्ट है उससे पता चल जाएगा कि वो कंपोजिशन में जा रहा है। The option to pay tax under composition shall be effective from the date from which registration is effective. अब रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। मान लिया आज आपकी सेल 20 लाख की हो गई तो आप एलिजिबल हो गए, तो आप आज से ही आपका इफेक्टिव हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन है नहीं अभी आपका, तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे टैक्स। Where the application for registration has been submitted within a period of 30 days from the date, तो ये क्या रखा है कि जिस दिन आपने 20 लाख की सेल कर दी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करानी पड़ती है। Where an application for registration has been submitted by applicant after the expiry of 30 days from the date of becoming liable, the effective date of registration shall be the grant of registration। तो इसमें क्या होता है, 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज है हमारी डेट 21 अक्टूबर, आज आपकी सेल हो गई, एलिजिबल हो गए, अब आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन का आपके पास समय है। मान लिया आपने 5 नवंबर को अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन मिला 25 नवंबर को, तो आपकी डेट 21 अक्टूबर मानी जाएगी, क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपने अप्लाई करा 30 दिन के बाद, मान लिया आपने अप्लाई करा 25 नवंबर को और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर से ही आपका माना जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब इसका कुछ नुकसान होगा आपको, इसलिए इन्होंने कहा है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपको उस दिन से, क्योंकि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन है उस दिन से आपका आईटीसी और सब कुछ चल जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो बीच का सारा आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस दिन से आप एलिजिबल है, अगर उसी दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ये आपके लिए फायदे की बात है, ना कि नुकसान की।
तो ये डिटेल हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा क्या फायदा है क्या नुकसान है, कब से रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब से नहीं मिलेगा, वो सारी बातचीत वहां बता रखी है। Intimation by a registered person. A registered person who opt to pay tax under composition shall electronically file an intimation GST कॉमन पोर्टल में, और ये कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से पहले ही उसे बताना पड़ेगा। जैसे आपका नया साल शुरू हो रहा है, आप पुराने हैं, रजिस्टर्ड, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पुराने हैं, और आप इस नए साल से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं और कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, पिछले साल की आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 50 लाख से कम है सर्विस के केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको कंपोजिशन में जाना है और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। He shall also furnish the statement in prescribed form in accordance with the rules within 60 days from the commencement of relevant financial year. तो कुछ फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी। Any intimation in respect of any place of business shall be deemed to be intimation in respect of all other business under the same pen. अगर आपके 10 ऑफिस है तो 10 बार नहीं बताना, एक बार बताएंगे तो 10 की 10 जगह ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि कंपोजिशन हर जगह आपको मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी। The option to pay tax under composition shall be effective from the beginning of the financial year. A person applying for registration can opt for composition at the time of applying for registration. ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन होता है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप चाहें तो दिस टाइम बीइंग एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल एंड कंपोजिशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो बीच से भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर साल के शुरू से ही होगा, बीच से नहीं हो पाएगा। A registered person can opt for composition from the beginning of financial year and composition shall be effective from the beginning. Intimation for opting to pay under composition must be filed prior to the commencement of financial year. आपको पहले ही बताना पड़ेगा। तो जो पर्सन है अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर वो तो कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करा है ना, और कंपोजिशन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव, तब से हो जाएगा। और ये कौन है जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी है तो वो साल के शुरुआत से ही करा सकता है, 20 में से नहीं करा सकता। ठीक है, अब क्या वैलिडेशन रहेगी इसकी, आपने करा लिया कंपोजिशन, तो ये कब तक वैलिड रहेगा। विड्रॉन फ्रॉम द कंपोजिशन हु सीसेस टू सेटिस्फाई, तो जब तक आप लिमिट के अंदर है या खुद आप विड्रॉ नहीं करते जब तक चलता रहेगा, या तो आप लिमिट से ज्यादा सेल कर लें, या आप कह दीजिए हम कंपोजिशन की बजाय नॉर्मल में आना चाहते हैं, तो हो जाएगा। The option exercised by registered person to pay amount under composition will be valid as long as he satisfy all the condition. For instance, वो लैप्स हो जाएगा जिस दिन उसकी सेल इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। Such person is required to pay under the normal, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। He shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter. मान लिया मेरी 1.5 करोड़ की सेल हो गई, उसके ऊपर होते ही अब मैं कौन हूं, नॉर्मल हूं, नॉर्मल टैक्स पेयर हूं, तो अब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, क्योंकि पहले मैं अलाउ नहीं था, ना आईटीसी ले सकता था। फर्दर ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म विद इन 7 days। तो जैसे ही होगा मुझे इंटीमेट भी करना पड़ेगा। द इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, शैल बी द डेट ऑन indicated by him in his intimation, but such date may not be prior to the commencement of the financial year in which such intimation is being filed. जब मैं फाइल कर रहा हूं उसमें बताऊंगा कौन सी डेट से है, लेकिन अगर मैं फाइल कर रहा हूं इस ईयर में तो पिछला साल नहीं बोल सकता। ठीक है ना। विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। मान लिया मैं चाहता हूं मैं इससे बाहर निकलूं, तो निकल जाओ, किसने मना करा। Withdrawal from the registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall before the date of such withdrawal file an application file करेगा। The effective date from withdrawal
shall be the date indicated by him the application, but such date may not be prior to the commencement of the financial year in which such application is filed. Denial of option to pay tax under the composition scheme. मान लिया मैंने कहा कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो मना भी किया जा सकता है. Where the proper officer has reason to believe that the registered person was not eligible to pay under composition scheme, या उसने कुछ गड़बड़ करी है, तो शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है. ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो डिनाई कर सकता है कि भैया आपको हम अलाउ नहीं कर रहे. अगर डिनाइल हुआ तो इफेक्टिव डेट डिनाइल जो होगी उसमें बता रखा होगा, इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डिटरमाइंड टैक्स अथॉरिटी. हाउएवर सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल्स. मतलब कहने का मतलब मैं एलिजिबल भी हो चुका हूँ, कंपोजिशन के हिसाब से मेरा चल रहा है, अथॉरिटी को पता चला कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, तो वो मेरे को कह सकते हैं नोटिस भेज के, आप बताइए हम ये सोच रहे हैं कि आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाला जाए, तो क्यों ना निकाला जाए, शो कॉज नोटिस. मैंने उनको संतोषजनक अगर जवाब नहीं दिया तो वो मेरे से कह सकते हैं आपको कंपोजिशन में नहीं रहना. In each of the above cases, such person may furnish a statement in prescribed form for containing detail of stock of input containing semi-finished and finished goods. जैसी विड्रॉ होगा, है ना, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days मुझे बताना पड़ेगा मेरा स्टॉक कितना है, क्योंकि जो स्टॉक है उसके ऊपर मैंने क्या क्या परचेज किया था उसका आईटीसी में आगे ले सकता हूँ, नहीं, सारी बातचीत होगी. Any intimation or application for withdrawal or denial of the option to pay tax under Section 10 in respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places under the same pen. एक से हटते ही हर जगह से हट जाएगा. तो एक पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ on 29th December. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceed 1.5 crore, that is 9th December. उसके बाद ही वो एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन में. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. कंपोजिशन स्कीम अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली सब जगह अप्लाई होगा, ये तो हम बात कर चुके हैं. एक डीलर है किशोरी लाल एंड सन्स, दो ऑफिस है दिल्ली में, और कंपोजिशन है ना. तो कंपोजिशन दोनों जगह के लिए होगा, ये हो चुकी है कई बार बात हमारी. कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स, ये भी हमारी बातचीत हो चुकी है. वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, कलेक्ट नहीं कर सकता है ना. तो वो सप्लायर कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन, आईटीसी लेगा नहीं, है ना, आईटीसी भी नहीं मिलेगा. Imposition of penalty in case of irregular availment of composition scheme. लगेगा कि अगर उसने कुछ गड़बड़ करा है और एलिजिबल नहीं है लेकिन उसने कुछ करा है तो उस पर पेनल्टी वगैरह लगेगी, ये तो हमें बता ही रखा है. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 और कंप्लीट किया हमने इसको. तो इसको आप भी अच्छे से कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आप परेशानी में आ जाएंगे. मैं चाहे शॉर्ट नोट्स आपको वीडियो अपलोड कर दूं, शॉर्ट नोट्स की मैं आपको कराता रहूं, लेकिन जो आपके अपने हाथ से नोट्स बने होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है. तो इसीलिए मैं कहता हूं